ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर का ये कालखंड कर्क के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, जिसमें मैं जीवन की प्रमुख चीज़ों पर एक विश्लेषण देता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं चंद्रमा के गोचर पर आधारित विश्लेषण देता हूँ, और बाकी भी ग्रहों के विश्लेषण या गोचर के विश्लेषण यथासंभव आते ही हैं। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, क्योंकि जो व्यक्ति समझना चाहता है कि ग्रहों की ऊर्जा किस तरफ जा रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है, जो ये समझना चाहता है, ये जानता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक विद्या है। किस चीज़ की विद्या? मार्गदर्शन की विद्या। जो व्यक्ति अपने कर्मों को अपने ग्रहों के गोचरों के साथ अलाइन करना चाहता है, उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं ये अति विशेष होते हैं। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। अगर एक हाइलाइट्स की ही बात करूं तो जुलाई में शुक्र पर शनि का प्रभाव होगा। शनि वक्री होंगे, बुध वक्री होंगे जुलाई में, और शुक्र गुरु की जोड़ी भी बनेगी। अगस्त में शनि मंगल समसप्तक के हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे जब मंगल यहाँ पे गोचर करेंगे। सूर्य राहु केतु एक्सेस में फंसेंगे, और बुध जो जुलाई में वक्री हुए थे वो मार्गी हो जाएंगे। और सितंबर के महीने में तो बहुत कुछ होगा। 2 ग्रहण लगेंगे, एक आपके अष्टम में लगेगा चंद्र ग्रहण, एक आपके तीसरे घर में लगेगा सूर्य ग्रहण। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, और मंगल पर राहु बृहस्पति का प्रभाव आएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है। ये कुछ हाइलाइट्स थी। क्या होगा इन 90 दिनों में, अच्छा बुरा हर चीज़ का लेखा जोखा इस विश्लेषण में मैं करने का प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। काफ़ी चीज़ें घट रही हैं इस महीने में। 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं, उसमें से एक ग्रह तो आपके लग्न में ही वक्री होगा, यानी कि बुध। सबसे पहले शुक्र का गोचर आपके 11वें घर में जून के अंत में हो गया था। जब मैंने पिछली बार का त्रैमासिक बनाया था तो मैंने कहा था कि मैं उनकी विवेचना जुलाई के महीने में करूँगा, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। शुक्र 11वें घर में आ रहे हैं, आपके लाभेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं। दोनों ही भाव अच्छे हैं, और ये प्रॉपर्टी का भाव है, ये एसेट्स का भाव है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, एसेट्स बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा योग है। ये 11वां भाव है, यहाँ पे शुक्र आ रहे हैं अपनी ही राशि के, तो पैसा भी मिलेगा, लाभ भी प्राप्त होगा, और जीवन में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। और क्योंकि शुक्र स्वराशि के हैं, अच्छे स्थान में है, शुक्र का नेचुरल कारकत्व है विवाह, या विवाह के नेचुरल कारक है, और सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये विवाह के भी अति सुंदर योग बना देता है। तो प्रॉपर्टी हो, लग्जरीज हो, भौतिक सुख की प्राप्ति हो, सब में शुक्र का अच्छा रिजल्ट रहेगा। शुक्र की एक दृष्टि रहेगी पंचम पर, तो ये दिखा रहा है कि लाभ स्थान में बैठकर लाभेश जब लक्ष्मी स्थान को देखेगा तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पैसे कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी होंगी। और क्योंकि शुक्र का प्रभाव पंचम पर है, तो ये रिलेशनशिप भी एक नया स्टार्ट कर सकता है। मंगल का प्रभाव भी है, तो ये मंगल शुक्र मिलकर तीव्रता, अट्रैक्शन बहुत क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है एक नया रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो एटलीस्ट 13 तारीख तक आप उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। 13 तारीख के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शुरू के 13 दिन जुलाई के बहुत अच्छे हैं चीज़ों को ठीक करने के। 11वें घर के शुक्र विवाह के कारक भी बनते हैं, लग्जरीज के कारक भी बनते हैं, और बल्कि इसकी वृद्धि के कारक बनते हैं। बस ये है कि छठे से छठे में शुक्र कभी कभी बहुत महंगा रोग भी दे देते हैं, तो हो सकता है अचानक से कुछ डॉक्टर्स के पास जाकर बड़ा खर्चा आपको करना पड़े। लेकिन करियर में वृद्धि, बिजनेस में वृद्धि, धन की वृद्धि, हर चीज़ में अच्छा है। मैंने क्यों कहा कि 13 के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री शनि शुक्र पर दृष्टि डालेंगे, जो कारक हैं लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के, तो अगर चीज़ों को ठीक करना है तो
13 तारीख से पहले ही ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। शनि वक्री की ही बात करते हैं। नवम में बैठे हैं, वक्री ग्रह स्ट्रांग बहुत हो जाता है, तो क्योंकि वो सप्तमेश हैं अपने से तीसरे में और भाग्य स्थान में बैठे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। 10वें से 12वें में है, सडन ट्रांसफर्स ऑफ जॉब चेंज भी हो सकता है अगर करना चाहते थे तो। लेकिन वो अष्टमेश भी हैं और नवम में बैठे हैं, ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और ये बॉसेस से संबंध बहुत बिगाड़ता है। आप देखेंगे आपके बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम्स होगी आपको ये शनि जब वक्री होंगे। और ये वक्री शनि पर मंगल की दृष्टि भी, यानी कि आग में घी डालने का काम। और मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठे हैं ऑलमोस्ट पूरे महीने आपके दूसरे घर में बैठे हैं, तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। ये मंगल बहुत तंग किए हैं क्योंकि पहले लग्न में थे नीच के, फिर अब वाणी के स्थान में है और आपके सप्तमेश को देख रहे हैं। अच्छा, मंगल खुद मंगल दोष बनाकर बैठे हैं और सप्तमेश को देख रहे हैं। ये दो चीज़ें बताता है कि मैरिड लाइफ में भी दिक्कत होगी और आपके पति या पत्नी की सेहत भी बिगड़ सकती है। तो ये वक्री शनि थोड़ा सा तंग करेंगे ही। भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, इसलिए कर्मठता पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये है कि वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देता है, तो कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन मंदता के कारक भी है ना शनि, तो वो चीज़ें उसका उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। शनि का प्रभाव एक 11वें घर पर है, जो बिजनेस करते हैं उनकी पेमेंट अटक सकती है। शनि का घर एक प्रभाव एक तीसरे घर पर भी है। बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, चीज़ें करने का प्रयत्न करेंगे लेकिन मंदता दिखेगी, तो हताश नहीं होना, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये शनि वक्री थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इन पे अलग अलग से वीडियो में अवश्य बनाऊंगा ही, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद होगा सूर्य का गोचर, और सूर्य आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। बुध भी यहाँ पे लंबे टाइम तक है क्योंकि 18 तारीख को वो भी वक्री हो रहे हैं। तो लग्न में धनेश का आना, सूर्य क्या है आपके धन स्थान के स्वामी हैं, तो उनका लग्न में आना और आपके 12वें घर के स्वामी के साथ योग बनाना, ये विदेश से पैसा दिखाता है, लेकिन ये खर्चे भी बहुत दिखाता है। आप देखेंगे कि आपके खर्चे बहुत होंगे, जैसे ही सूर्य का गोचर शुरू होगा आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। बुध आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो बदलाव के लिए खर्चे, लाइफस्टाइल के लिए खर्चे और यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे। लेकिन बुध आदित्य योग बन रहा है तो, और धन स्थान के स्वामी है सूर्य, तो पैसे कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा। और ये दोनों ग्रह मिलकर सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में भी आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलेंगे। लग्न में बुध सूर्य, स्पेशली सूर्य जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो करियर में भी आगे बढ़ने का मौका और करियर में रिकॉग्निशन का भी मौका प्राप्त होगा। खर्चों पर नियंत्रण करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब ये बुध आदित्य योग तो बन गया, लेकिन 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, 18 जुलाई को। अब वक्री बुध यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि, तो यहाँ पे जैसे ही बुध वक्री होंगे और क्योंकि उनका त्रिकोण संबंध शनि से है, बहुत कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, बहुत गलत निर्णय लेंगे, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और क्योंकि आपके लग्न पे हैं तो हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। 12वें घर के स्वामी हैं, सेहत बिगड़ सकती है। 12वें घर के स्वामी हैं, अचानक से अनिश्चितता आ सकती है। और 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि आप बहुत गलत निर्णय लेंगे क्योंकि वक्री है बुध। तो बुध वक्री रहेंगे सितंबर में, आई थिंक 12-13 तारीख तक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी, सॉरी अगस्त में, सितंबर में नहीं, अगस्त में 12-13 तारीख तक आई थिंक वक्री रहेंगे। अभी बता देंगे अगस्त में जब मैं आऊँगा। तो यानी कि 1 महीने का टाइम है और या 3-4 हफ्ते का टाइम है। कोई बहुत बड़े निर्णय ना लेने, सब कुछ सोच समझ कर करें। इसका प्रभाव सप्तम पर है तो मैरिड लाइफ पर ध्यान दें, और वो वैसे ही कम्युनिकेशन के कारक है, वाणी के कारक है और तीसरे घर के स्वामी हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आएगी। और कर्क वालों को होती भी है, वो बोलते कुछ है, मतलब उसका कुछ और निकलता है, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, और इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये परेशानी आएगी। और खर्चे तो जैसे मैंने कहा नियमित तौर से आपके बढ़ते जाएंगे, खर्चों पर बहुत नियंत्रण कीजिएगा। नवम में शनि है और नवम से त्रिकोण में बुध है और सूर्य भी है और बुध वक्री है। अगर आप जॉब करते हैं, यकीन मानिए ये महीना ऐसा है जब बॉसेस से बहुत बनाकर रखनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम्स होगी। इसके बाद 26 जुलाई को होगा शुक्र का गोचर। शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे, अच्छा है। 12वें घर में शुक्र एक मात्र ग्रह है जिनका क्षय नहीं होता, व्यय नहीं होता 12वें घर में। बाकी सब ग्रह, मैं ये नहीं कहता बुरे होते हैं, अब 12वें घर में गुप्त धन बहुत होता है, बाहर से पैसा आता है, लेकिन उनके अपने कारकत्व हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। शुक्र जब 12वें घर में आ गए और वो लाभेश हैं, तो विदेश से पैसा
पैसे के सोर्स को बदलने का मौका, और वो चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे से त्रिकोण में बैठे हैं। ये दिखाता है कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, एसेट्स के स्वामी है चौथे घर के स्वामी, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। और कोई प्रॉपर्टी अगर बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना भी चाहते हैं तो उसका भी योग है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं। 12वें घर के शुक्र लग्जरीज पर पैसा खर्च करवाते हैं, तो लग्जरीज पे पैसा वही खर्च करता है जिसके पास पैसा होता है। और यहाँ पर गुरु भी है साथ में, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे घर के स्वामी हैं। तो लीगल मैटर्स में कहीं पे पैसा फंसा हुआ था, विदेश के कार्य जो अटक रहे थे, उसमें भी लाभ मिलेगा। और क्योंकि गुरु भाग्य स्थान के स्वामी है और 12वें में है, जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनको यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि शुक्र चौथे घर के स्वामी है, अगर आप विदेश में सेटलमेंट करना चाहते थे तो उसका भी बहुत अच्छा योग है। मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि गुरु शुक्र देखिए दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, 12वें घर में है, तो मैरिड लाइफ में जो थोड़ी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। बस ये है कि भाई अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो उसके अनुसार लग्जरीज पर खर्च करेगा, क्योंकि कर्क वालों की क्या आदत होती है ना, वो खर्चा तो बहुत कर देते, फिर बाद में सोचते हैं अरे मैंने क्यों यहाँ पे पैसा लगा दिया, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के गुरु शुक्र हैं, गुरु देवों के आचार्य, शुक्र दैत्याचार्य हैं, तो दोनों ही गुरु। तो यहाँ पे किसी तीर्थ स्थल पर जाने का, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। गुरु क्योंकि नवमेश भी है तो ये प्रबलता थोड़ी सी बढ़ जाती है, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी है शुक्र, तो फैमिली के साथ भी किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में, खर्चे घर पर भी बहुत होंगे, मरम्मत आदि पर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाउस, इंटीरियर्स पर, गाड़ी पर बहुत खर्चा होने वाला, वाहन पर आपके बहुत खर्चा होने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। मोटे मोटे तौर पर कई अच्छी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव मैंने कहा उनका ध्यान दीजिएगा। मंगल का गोचर 28 जुलाई को होगा, पर बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो मैं अगस्त में उसको इंक्लूड करूँगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको नेत्र विकार है, बीपी की प्रॉब्लम्स है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है। राहु और केतु की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अष्टम में राहु बने रहेंगे और केतु दूसरे घर में, तो एक प्रकार से अगर जॉब चेंज या सोर्स ऑफ इनकम बदलना चाहते हैं तो आने वाला लंबा टाइम आपके लिए अच्छा है। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। जैसा मैंने कहा था, मंगल का गोचर 28 जुलाई को हो गया था, तो वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा गोचर है तो अगस्त में ही उनको इंक्लूड करते हैं। तो मंगल तीसरे घर में आ गए 28 जुलाई को, बहुत अच्छा पोजीशन होता है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मेरे हिसाब से मंगल की तीसरे घर में। पहला तो आपके योग कारक ग्रह हैं, दशमेश हैं, पंचमेश हैं, और तीसरे घर में उनका आना बहुत अच्छा होता है। अब मंगल की स्थिति क्या है ना, कि कर्क वालों के लिए देखिए, सिंह वालों के लिए देखिए, मेष वृश्चिक वालों के लिए देखिए, ये 4 लग्न हैं जिन पर मंगल का प्रभाव बहुत होता है। 2 के योग कारक हैं, सिंह और कर्क के, मेष वृश्चिक के लग्नेश है। तो मंगल की स्थिति पिछले साल से ही बहुत ज़्यादा डामाडोल चल रही थी, अभी भी केतु के साथ थे, अंगारक दोष था, तो अब थोड़ी सी स्थिति उनकी बेटर होना शुरू हो जाएगी। तीसरे घर में आ गए, बहुत अच्छी स्थिति होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप कर्क वालों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके अंदर एक मंदता आ गई होगी, कार्य बहुत धीरे हो रहे होंगे, तबीयत खराब रह रही होगी, कार्य अटकते होंगे, ऑर्गेनाइज नहीं रह पा रहे होंगे हर एरिया में। ये तीसरे घर का जो मंगल का गोचर है ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मंदता दूर होगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी, करियर में स्किल्स बढ़ेंगे, करियर में ग्रोथ रहेगी, करियर में एक्टिव रहेंगे। लक्ष्मी स्थान के स्वामी अपने से 11वें में है, पैसा कमाने के आइडिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, और बुद्धिमता और फिजिकल एनर्जी में एक सिनर्जी रहेगी, हार्मनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रभाव है। शनि और मंगल का समसप्तक योग है, जिसमें से शनि अभी वक्री है। इन दोनों की जो दृष्टि होती है, समसप्तक वो साथ में बैठे हों, ये मैं हमेशा कहता हूँ क्या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होती है, क्योंकि शनि सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं, मंगल दशमेश हैं और पंचमेश हैं। अब मंगल 10वें और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, ठीक है, और शनि 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, तो ये जॉब चेंज का इंडिकेशन देता है। तो ये क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव आपको सडन जॉब चेंज का मौका दे सकता है। शनि वक्री है, स्ट्रॉन्ग है, भले ही प्रॉब्लम्स थोड़ी सी देंगे, अब अगर आप जॉब चेंज भी करेंगे तो एक बहुत ईजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा या ट्रांजिशन नहीं रहेगा, लेकिन जॉब चेंज का मौका है। और क्योंकि शनि सप्तमेश है और दशमेश से समसप्तक में आ गए, ये सडन प्रमोशंस या सडन सैलरी इंक्रीज भी दिखाता है। हाँ, वक्री है शनि तो मे भी मनचाही ना हो,
आप सोच रहे हैं प्रमोशन हो जाए तो ये पोस्ट मिल जाएगी, इतना पैसा बढ़ जाएगा। प्रमोशन होगी लेकिन उतना शायद पैसा जितना आप एक्सपेक्ट करें उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये ठीक है। डिस्ट्रक्टिव ये है कि शनि मंगल नवम तीसरे में, बॉसेस से संबंध बिगड़ेंगे। ये शनि ऑलरेडी नवम में है और मंगल का दृष्टि है, तो बॉसेस से लड़ाई झगड़े, और ये भाई बहनों के साथ संबंध, दोस्तों के साथ संबंध और कम्युनिकेशन में उग्रता वो भी दिखाता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मंगल पर वक्री शनि की दृष्टि है जो अष्टमेश है, थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाएंगे, जल्दबाजी रहेगी और उसके कारण भी परेशानी आ सकती है। और कभी कभी यहाँ पे व्यक्ति के अंदर चेष्टा, उत्सुकता, उत्साह बहुत बढ़ जाता है और उसके कारण वो कुछ गलत कार्य कर बैठता है। मंगल का एक प्रभाव छठे घर पर होगा, बहुत शुभ है। मंगल का एक प्रभाव नवम पर है, शनि को हटा दे तो ठीक है। और मंगल का प्रभाव एक 10वें घर पर है जो उनकी खुद की राशि है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता, ग्रोथ और आगे बढ़ने का मौका सब कुछ प्राप्त होगा, तो बहुत अच्छा है। सप्तम से भी त्रिकोण में है और अच्छी स्थिति में है, तो बिजनेस में भी आगे बढ़ने के मौके, और पंचम से 11वें में है पंचमेश, तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा लाभ मिलेगा। लेकिन सप्तमेश शनि, उन पर मंगल की दृष्टि और खुद वक्री है। मैरिड लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। जुलाई में भी योग बना था, जो मैंने कहा था मंगल दूसरे घर में है, शनि वक्री हो गया, और अगस्त में भी आप देखेंगे पति पत्नी के बीच में झगड़े भयंकर होंगे और आपके पति या पत्नी की सेहत भी खराब रहा करेगी। इसके बाद 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, अच्छा है। आपके लग्न में वक्री थे तो बहुत टेंशन रहेगी, बहुत विचलित रहेंगे, लेकिन अब 11 तारीख को मार्गी होंगे। बुध आदित्य योग तो बना ही हुआ था, लेकिन बुध वक्री थे तो वो प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहता, तो ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, मेंटल स्ट्रेंथ वापस आएगी, अपने ऊपर भरोसा वापस बढ़ेगा। 13 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य अपनी ही राशि में जाएंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन केतु के साथ आ जाएंगे तो ग्रहण दोष लग गया। तो सूर्य दूसरे घर में आए, अब थोड़ा सा अच्छा है थोड़ा सा बुरा है। दूसरे घर में अपने घर में आए हैं, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, कोई लॉन्ग ड्यू प्रमोशन थी, मंगल के कारण ऑलरेडी योग बना हुआ है, सूर्य के कारण भी वो जो योग है वो और दृढ़ हो रहा है, अच्छा एक प्रभाव है। लेकिन सूर्य केतु साथ में, ये गवर्नमेंट से प्रॉब्लम दिखाता है, स्पेशली जो बिजनेस करते हैं उनको गवर्नमेंट से बाधा आ सकती है। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण में केतु सूर्य हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी के साथ है, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट दिखाता है। पहले तो दूसरे घर के स्वामी के कारण पैसा कहीं फंस सकता है और जॉब जाने के थोड़े से योग बनते हैं। कारण क्या है कि सूर्य अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, 10वें से त्रिकोण में बैठे हैं और 10वें घर के स्वामी से 12वें घर में बैठे, ये थोड़ा सा जॉब के एरिया में एक प्रॉब्लम दिखा। सबके साथ नहीं होगा, पर जिनके हालात ऑलरेडी खराब चल रहे हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दूसरे घर में ग्रहण दोष, सूर्य दूसरे घर के स्वामी, वाणी में बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। कुटुंब में लड़ाई झगड़े होंगे, पैसों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश मत कीजिएगा, पकड़े जाएंगे। स्पेशली अब ऐसे ही काम में है जहाँ पे भाई करते हैं कुछ उल्टा सीधा, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कोई पुराना आपने कुछ किया हो ना, आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठ सकती है, चीज़ें सामने आ सकती हैं। वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। सप्तम से अष्टम में 2 पाप ग्रह हैं, मैरिड लाइफ के लिए भी, मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये अगस्त का महीना। 21 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र कर्क में आ जाएंगे, ठीक है। शुक्र का कर्क में आना या कि कहीं आपके लग्न में आना, लाभेश हैं, लग्न में आ रहे हैं, और चतुर्थेश हैं, लग्न में आ रहे हैं। चतुर्थेश का लग्न में आना राजयोग बनता है, लाभेश का लग्न में आना लाभ योग बनता है, और बुध शुक्र साथ में है तो बुध त्रियेश हैं, उपचय के स्वामी, तो पैसों का कुछ काम अटका हुआ था और विदेश की यात्राएं अटक रही थी वो भी होंगी। और बुध शुक्र 2 सौम्य ग्रह सप्तम को देख रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और विवाह के भी अति सुंदर योग बना देते हैं। ये कार्यकुशलता भी बढ़ाता है और पैसे कमाने के आइडियाज़ भी देता है। बुध व्यापारी बुद्धि तो शुक्र धन, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी शुभता दिख रही है, विवाह के योग भी जैसा मैंने कहा बनेगा, और ये 9 दिन के लिए इनकी युति होगी, फिर बुध आगे चले जाएंगे, तो ये काफ़ी शुभतापूर्ण आपके लिए योग है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, और इवन जटिल समस्याओं के इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छा है। 30 अगस्त को बुध का गोचर होगा और वो आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, लेकिन एकदम महीने के अंत में है, तो हम सितंबर से उसकी शुरुआत करेंगे। ये महीना ठीक है, थोड़ा सा स्थिरता लाएगा, क्योंकि सितंबर में बहुत कुछ होने वाला है, तो ये महीना चीज़ों को स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। पहला गोचर जैसे मैंने कहा बुध की बात करेंगे, 30 अगस्त को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अब देखिए 12वें घर के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी के साथ बैठ गए। अब ये विदेश से पैसा गुप्त धन दिखाता है, केतु के साथ है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुराना धन,
पैसा कहीं फंसा हुआ था, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं आप, इन सब में लाभ मिल सकता है। लेकिन 12वें घर के स्वामी का धन स्थान में आना और धन स्थान के स्वामी के साथ युति दिखाना, ये सेविंग्स पर प्रभाव डालता है। बहुत बड़ा कोई खर्चा आपका सितंबर के शुरू में ही हो सकता है, सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा खर्चा होगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। अब कई खर्चे होते हैं, हमें पता है भाई इतना खर्चा होना है, उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक से कोई बड़ा खर्चा, 12वां घर है तो सेहत बिगड़ सकती है, घर में किसी की, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ से इतने सारे ग्रह अष्टम को देख रहे हैं तो अचानक से कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकता है, लेकिन खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे, केयरफुल रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे सितंबर के महीने में उतना अच्छा रहेगा। 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। कहाँ लगेगा? कुंभ में, यानी कि आपके अष्टम भाव में। अब ये अष्टम का चंद्र ग्रहण थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। और क्यों? क्योंकि ग्रहण किस पे लग रहा है? लग्नेश पर। अब चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है जातक के जीवन पर, यानी कि अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम चंद्र ग्रहण का प्रभाव वहाँ पे भी कहते हैं कि 1 महीने तक रहता है, और सूर्य ग्रहण का तो 6 महीने। वैसे भी बात करें तो हाँ, जातक के लिए भी कम से कम 15 दिन 1 महीने तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहता है। अब लग्नेश पे लगा, अष्टम में बैठे लग्नेश पे लगा राहु के साथ, अचानक से सेहत खराब हो सकती है, अचानक से पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अचानक से कोई पुराना रोग भी तंग कर सकता है, या कोई नया रोग यहाँ पर आ सकता है। इवन थोड़ा सा इंजरी का भी योग यहाँ पर बन जाता है। केयरफुल रहेगा, मानसिक सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। कोशिश करना है कि 7 सितंबर के बाद जो 15-20 दिन है इसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले, और अपनी फिजिकल और मेंटल सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ग्रहण वाला दिन वैसे भी मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मंत्र साधना कीजिएगा। और अपने मन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मन पर बिल्कुल नियंत्रण कुछ दिनों के लिए खो जाएगा, और आपका अपना जो व्यक्तित्व है आप उसी को भूल जाएंगे। और सेहत पर बहुत ध्यान, और इवन कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा। अच्छी चीज़ यह है कि अष्टम में ग्रहण लग रहा है तो ये अंधेरे के बाद एक उजाला भी लाता है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में थे कि आप सब कुछ खो बैठे हैं अपने जीवन में, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, तो यहाँ से कोई नया रास्ता भी ये ग्रहण आपको दिखा सकता है। इसके बाद 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा, और मंगल आ जाएंगे आपके लिए आपके चौथे घर में। ठीक ठाक है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती चौथे घर में, ठीक ठाक बोला जाता है, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, और कर्म से अष्टम के स्वामी, और 10वें घर को देखेंगे फिर से जॉब चेंज का बहुत सुंदर योग बनता है। योग कारक हैं, चौथे घर में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाते हैं, प्रॉपर्टी बेचने का भी योग बन जाता है, और यहाँ से वो सप्तम को देख रहे हैं, तो ये 10वें के घर के स्वामी सप्तम भाव को देख रहे हैं, 10वें से सप्तम में बैठकर, और सप्तम भाव जो उनकी उच्च की राशि है, ये प्रमोशन के बहुत सुंदर योग आपके सितंबर महीने में बन रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन आदि करानी थी, घर में रेनोवेशन कराना था, उसके लिए अच्छा है। बस ये है कि मंगल चौथे घर में है और शनि से षडाष्टक योग बना हुआ है, तो ये घर में कलह कलेश फिर से बहुत करेगा। और चौथे घर के मंगल हैं, ये एक्सीडेंट के योग भी बना देते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। गुस्सा यहाँ से बहुत बढ़ जाएगा। चौथे घर में शनि है, षडाष्टक योग है, चौथे घर में मंगल है, षडाष्टक योग है शनि के साथ, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, पर्सनल लाइफ पर इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। और मंगल का दिग्बल समाप्त हो जाएगा, तो कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि स्पेशली उनके लिए जो बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं बहुत, आप देखेंगे आपको अपने ऑर्डर्स बनवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर भी कहूँगा सप्तम भाव को देख रहे हैं, उनकी उच्च की राशि है, प्रमोशन के योग, रिकॉग्निशन के योग आदि बन जाते हैं। इवन वो योग कारक है, सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये विवाह का योग भी आपका बना देता है। मंगल पर गुरु का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है। अब क्योंकि गुरु 12वें घर से बैठ के देख रहे हैं, राहु अष्टम से, गुरु 12वां घर विदेश का, राहु विदेश के कारक, तो विदेश में जाने के मौके, विदेश में जॉब करने के मौके, विदेश में स्टडी करने के मौके, और विदेश में सेटलमेंट के मौके भी बहुत बना देते हैं। लेकिन 12वें घर के गुरु देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं अष्टम से, खर्चे तो भैया आप मान के चलिए कि सितंबर के महीने में आपको इतना तंग करेंगे ना कि आप परेशान ही हो जाएंगे कि क्या करूँ मैं, पैसा कहाँ से लाऊं। स्पेशली जिनकी लिमिटेड इनकम है, बहुत केयरफुल रहेगा। खर्चे सितंबर के महीने में, अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर के महीने में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। राहु का प्रभाव भी है मंगल पर, जो जैसे मैंने कहा, तो गुस्सा बहुत रहेगा, अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण कीजिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। इसके बाद 15 तारीख को 2 गोचर होंगे, एक बुध का होगा, एक शुक्र का होगा। शुक्र आपके धन में, तो बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। दोनों ही सेम को हो रहा है 15 तारीख को। पहले बुध से स्टार्ट करते हैं।
बुध तीसरे घर में आएंगे, तीसरे घर के स्वामी हैं, तो ये अच्छा है। एक हिम्मत बढ़ेगी, चतुरता बढ़ेगी। 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में है, यात्रा का योग, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा का योग, और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता का भी साथ रहेगा। और तीसरे घर के स्वामी उच्च अवस्था में नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव के स्वामी को देख रहे हैं, और ये समसप्तक योग बन गया शनि और बुध के बीच में। तो ये दिखाता है कि जो शनि का वक्री प्रभाव है उस पर थोड़ा सा बुध कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता और पराक्रम दोनों ही आपका बढ़ेगा और आप चीज़ों को बहुत आराम से एनालाइज करके उनको सॉल्व कर पाएंगे। और शुक्र का धन स्थान में आना भी ठीक ही है। लाभेश है उनका धन स्थान में आना, पैसा बढ़ाएगा। चौथे घर के स्वामी का अपने से 11वें में और केतु के साथ बैठना, कोई लंबे टाइम से प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये 15 सितंबर के बाद जो शुक्र का गोचर है ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद एक गोचर 17 तारीख को होगा, वो बुध सूर्य का होगा। सूर्य आपके तीसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। अच्छा है, बुध आदित्य योग बन गया तीसरे घर में। तो यहाँ से देखिए क्या है ना कि आपकी एक कार्यकुशलता बढ़ेगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। लेकिन सूर्य शनि का षडाष्टक योग ये फिर से बॉसेस से प्रॉब्लम, अथॉरिटी से प्रॉब्लम, पिताजी से प्रॉब्लम, पिताजी की सेहत पर प्रॉब्लम दिखाता है। और अचानक से कोई यात्रा का प्लान ना बनाए और अति उत्सुकता से बढ़े, अपने से बड़ों से ओहदे में हो, उम्र में हो, यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर आपको वार्तालाप करना है। लेकिन तीसरे घर के सूर्य स्ट्रांग होते हैं तो अपने ऊपर भी से विश्वास बढ़ेगा, अपनी कार्यकुशलता पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने स्किल्स पर आपका भरोसा अवश्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक और ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। अब सूरज 1 महीने के लिए तीसरे घर में, तो ग्रहण भी तीसरे घर में ही लगेगा। हाँ, चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन सूर्य ग्रहण जो लगेगा ये लगेगा 21 सितंबर को, जब चंद्रमा आपके तीसरे घर में ही होंगे। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या पे लगता है। तीसरे घर में ग्रहण जब लग रहा है तो ये अच्छा है। तीसरे घर का ग्रहण व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देता है। हाँ, अलग तरीके से देता है। आप जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, शायद वैसा नहीं, लेकिन अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देगा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। कई दिक्कतें अगर आ रही होंगी तो उससे निकलने का मौका मिलेगा। बस कॉन्फिडेंट होकर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। समय को बहुत महत्व दीजिएगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आप ऑर्गेनाइज रहे, टाइम मैनेजमेंट किया, अपने ऊपर विश्वास दिखाया और किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो ये सूर्य ग्रहण आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत रास्ते दिखाएगा। लेकिन वहीं अनऑर्गेनाइज्ड, लेजी और टाइम का वैल्यू नहीं, तो ये सूर्य ग्रहण बहुत तंग भी करेगा। यहाँ पे शनि का समसप्तक योग बना है, शनि वक्री है और अष्टमेश है। आप यकीन मानिए, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण अष्टम में, फिर समसप्तक वक्री शनि के साथ सूर्य ग्रहण तीसरे में, और ये तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है। कई कर्क वाले जातक जिनके जो ठीक ठाक चल रहे हैं उनको तो नए मौके मिलेंगे ही, मगर अगर आप ऐसी अवस्था में थे कि जीवन में सब हार गए हैं, सब निराशा ने घेर लिया है, तो यहाँ पे आपको अवसर मिलेगा जीवन को ठीक करने का। सेहत के हिसाब से कार्डियक प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, हड्डियाँ, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग जिनको ज़्यादा हैं, उनको इस महीने में ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। उपाय, ये उपाय आपको एक बार करने हैं। 5 उपाय हैं। पहला, किसी भी मंदिर में सतनाजे का दान करना है, 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं। दूसरा, किसी भी गौशाला में फलों का दान करना है गौ माता के लिए, ताकि वो फलों का सेवन कर सके। कितना करना है आपके ऊपर है। तीसरा, आपको महादेव को एक मीठे पान का भोग लगाना है और वहीं पर बैठकर आपको ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। और चौथा उपाय, आपको शिवलिंग का गंगा जल, उसमें इत्र और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है और वहीं पर बैठकर ओम नागेंद्र हाराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और 5वां उपाय, किसी भी भैरव मंदिर में जाकर 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण कर 4 बार भैरव चालीसा का पाठ कीजिएगा। इनकेस नहीं है भैरव मंदिर आसपास कोई, तो घर में भी कर सकते हैं, उनका स्मरण कर आराम से कर सकते हैं। कोई मूर्ति आदि भैरव जी की गृहस्थ को नहीं रखनी चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।